दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज ऑफ फैक्ट्स में। सोचो, आप दुनिया के दूसरे व्यक्ति हो जो जीसस के बाद अपने नाम से फेमस हो। द किंग ऑफ रॉक एंड रोल, 27 ईयर्स की उम्र में 7 डायमंड वर्ल्ड कोर्स प्राइवेट जेट एंड द एज ऑफ 27 साल सेल्फ अर्न $1 मिलियन। वह आर्टिस्ट 40 स्लीपिंग पिल्स खाकर सो जाते हैं और फिर कभी नहीं उठते। यह कहानी है फेमस सिंगर एल्विस प्रेस्ले की, जो कि 42 की एज में खुदकुशी कर लेता है। 2017 में क्रिस कॉर्नल उनकी डेड बॉडी एक होटल के अंदर मिलती है। उन्होंने इससे पहले अपने डिप्रेशन के बारे में बात करी थी। 28 साल के एबी चिल इस दुनिया से चले जाते हैं। उनके पेरेंट्स यह कहते हैं कि उसे यह बिजनेस पसंद नहीं था। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि आपका फेवरेट सिंगर की आपकी फेवरेट मूवीज़, बैंड और हाइपर सेंसिटिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जहां पर उनकी बॉडी, उनका टाइम एवं उनके बनाए गए गानों पर उनका कंट्रोल नहीं है और वह एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां पर उनको एक ही रास्ता दिखता है, या तो सुसाइड कर लो या फिर अर्ली रिटायरमेंट ले। एक आर्टिस्ट ने तो अपना अवार्ड जो था वो टॉयलेट में डाल दिया था और उन्होंने यह बात कही कि अवार्ड का कोई भी मतलब नहीं है अगर आप आर्टिस्ट को आर्टिस्ट नहीं समझे, एक सेल्फ चैटर समझे, फिल्म के साथ काम करते हैं और उसके बनाए कंट्रोल से कंट्रोल नहीं होता। वह इतना ज़्यादा परेशान हो जाते थे कि एक दिन जाकर उन्होंने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक कर दिए और उस समय लोगों के सामने आई इंडस्ट्रीज की एक बहुत बड़ी डार्क साइड। अगर मैं बात करूं बॉलीवुड की म्यूजिक साइड की, तो हालात इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अरमान मलिक बियर बाइसेप्स के अंदर यह बोलते हैं कि हम सिंगर्स को प्लेबैक सिंगर्स करने के लिए कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं। अगर वह गाना फेमस हो जाता है तो आप उस शो से पैसे कमा सकते हैं, आपको प्लेबैक सिंगर के लिए कोई पैसे नहीं मिलेंगे। बहुत सारी बात होती है। आर्टिस्ट को अपने कॉन्सेप्ट के अंदर परफॉर्मेंस करने के लिए ड्रग्स का यूज करना भी पड़ता है, क्योंकि वह इतना ज़्यादा थके होते हैं कि परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकते। अगर वह लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें तो वो कर नहीं पाएंगे ना, वो क्योंकि उतने ज़्यादा थके होते हैं। अगर वहीं पर कोई इंडिपेंडेंस आर्टिस्ट से बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उसे मरवा दिया जाता है। मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा दिक्कत है तो फिर आर्टिस्ट इतने लेवल के पास जाते ही क्यों हैं, काम क्यों करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आपको इन 3 चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर म्यूजिक इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, आखिर इन आर्टिस्ट के साथ लेबल स्कैम करते कैसे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो हम सब लोगों से छुपाई जाती है, हम पहले यह समझते हैं कि यह म्यूजिक लेबल है जो आर्टिस्ट को पैसे देते कैसे हैं और देते भी हैं या नहीं। इंडस्ट्रीज का वह दौर था जहां पर आर्टिस्ट उभर कर आए और यह एक लेबल्स के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनकर आई। हर तरह की म्यूजिक का लाखों करोड़ों फॉलोअर्स थे और उस ज़माने में हर एक आर्टिस्ट की काफ़ी अच्छी रीच हुआ करती थी। उन दिनों किसी आर्टिस्ट को एक लेबल रिकॉर्ड मिल जाना बहुत बड़ी बात होती थी। उस टाइम पर अच्छे आर्टिस्ट को अप्रोच करते थे और उनके डील साइन करवा लेते थे और उसके बाद उस आर्टिस्ट के करे गए गाने, शो, एल्बम्स, हर चीज़ से वो लेबल्स पैसे कमाया करते थे। उससे लाइव % का रिवेन्यू आने लगा था और बाकी का पूरे 80% तो वो रखते थे लेबल्स और 50% रेवेन्यू उस आर्टिस्ट को चला जाता था। उस आर्टिस्ट पर ऐसा इसलिए होता था कि उन दिनों किसी आर्टिस्ट के लिए लाखों लोग म्यूजिक सुनना पसंद करते थे और पब्लिश करने में उनको जो पैसे जनरेट होते थे वो उनको मिलते थे। इसके साथ आर्टिस्ट की ड्रेसिंग, उसके घूमने का खर्च, रहने का खर्च, ये सारे लेबल्स उठाया करते थे। इसके अलावा अगर वह आर्टिस्ट किसी भी तरीके से बैंड लॉन्च करता है, उसका सारा पैसा आर्टिस्ट को रखने के लिए मिल जाता था। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट
आना शुरू हुआ 1999 के बाद। इंडस्ट्रीज में आकर स्टार्टेड नाम की एक वेबसाइट शुरू कर दी। और उस ज़माने में जहाँ पर लोगों को म्यूजिक सुनने के लिए रेडियो सुनना पड़ता था या तो टीवी शो देखने पड़ते थे, फिर रिकॉर्ड लेबल को परचेज करना पड़ता था। वहीं पर नेवसेस्ट नाम के आने से म्यूजिक को फ्री से एक्सेस करने लगे। लेकिन अफसोस नेवसेस्ट लॉस 2001 में अब पाकर को नेवटेक्स को बंद करना पड़ा। उसके कुछ साल के बाद यूट्यूब जैसे वेबसाइट की परमिशन के साथ ही सारे गानों और उनके प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने लगे, जिसका सीधा फ़ायदा उन आर्टिस्ट को होने लगा और इन प्लेटफॉर्म स्कोर होने लगे। लेकिन रिकॉर्ड लेबल इसके हाथ में कुछ भी नहीं आता था और यह वह जगह थी जहां से हर एक रिकॉर्ड लेबल को बहुत बड़ा झटका लगा था। और इस चीज़ से लड़ने के लिए रिकॉर्ड लेबल न्यूज की मास्टरमाइंड आने से पहले म्यूजिक इंडस्ट्री पर बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा दिखता था। जब कोई एक सॉन्ग्स बनता था तो उसके मेजर कंपोनेंट्स बनते थे, कंपोजिशन और दूसरा साउंड रिकॉर्डिंग। जो कंपोजिशन है वह दोनों मिलकर काम करते थे, साउंड रिकॉर्डर को दे दिया करते थे। इसका काम ही होता था पूरी की पूरी टीम के अंदर आना जाना, इसका पूरे को संभालना, रेडियो के ऊपर, टीवी के ऊपर, उसके साथ साथ उस गाने की सीधी मतलब फॉलोअर्स कैसे बढ़ाना, सारे डिस्ट्रीब्यूशन की जो था वो सारे लेबल करते थे और बाकी बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था जो पब्लिशर के बीच में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आते ही, जहां पर एक टाइम पर आर्टिस्ट ने सीधी फाइंड करके 15% का टीवी व्यूज जनरेट करके देते थे। वहीं पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चक्कर में 75% का रेवेन्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मिलने लगा और बाकी का बचा हुआ 25% रेवेन्यू ये सारी आर्टिस्ट के जेब में जाने लगा। एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ही बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी हो गई और यह चीज़ लेबल जो देख रही थी उसे बेसिकली ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचने लगी कि डिस्ट्रीब्यूटर 5% रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील करते हैं, अब लेबल्स के साथ सिर्फ सीडी सेंड करने का रेवेन्यू होने लगा और बाकी बचा हुआ रेवेन्यू जैसे कि स्पॉटिफाई के ऊपर चला दे, गाना नेवसेस्ट पर डाल दिया करते थे, यूट्यूब पर डालकर, गाना म्यूजिक पर, ये सब पर डालकर इन सब प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू जितना भी जनरेट होता था उसका 75% प्लेटफॉर्म रख लिया करते थे और बचा हुआ 25% पूरा का पूरा आर्टिस्ट के जेब में जाया करता था। और इसी चीज़ को देखते हुए लेबल्स ने मास्टर डील्स को इंट्रोड्यूस किया और वह जगह थी, वहाँ से हर एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सोच कर देखिए, आप एक स्टनिंग आर्टिस्ट हैं और उसके सामने कोई $5 मिलियन रखते हैं और बोलते हैं कि हम आपको ये पूरा एक एल्बम के लिए पूरा पैसे दे रहे हैं और आपका सारा खर्च हम उठाएंगे, आपका रहना, खाना, घूमना फिरना, कपड़े, सारा खर्च हम उठाएंगे, तो कोई भी इंसान आपके इस डील को मान जाएगा और फिर रिकॉर्ड के लिए तैयार हो जाएगा कि हम फेमस भी होंगे और सारा खर्च तो ये उठाएंगे और जो पैसे मिलेंगे वो मेरे जेब में आएगा। क्योंकि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो आ चुके थे लेकिन रिकॉर्ड लेबल पैसे नहीं कमा रहे थे और यह वह जगह थी जहां पर कुछ बदलने की ज़रूरत थी। मास्टर डांस उन्होंने बहुत धोखा मिला। वह एक गाने के बनाने के बाद एक राइट्स तक हर एक चीज़ लेबल कंट्रोल करती थी। आर्टिस्ट का गाया हुआ गाना कहाँ पर प्ले होगा, कब प्ले होगा, कितनी बार प्ले होगा और कहाँ पर प्ले नहीं होगा, यह सारी चीज़ें लेबल कंट्रोल करेगी। यानी कि आपका गाना, गाया हुआ गाना आपका रहता ही नहीं है। अब जहाँ पर उस म्यूजिक को परफॉर्म करोगे वहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगी, फिर आप टीवी शो कर रहे हो या फिर आप जाकर लाइव कंसर्ट्स कर रहे हो, हर एक चीज़ में से एक बहुत बड़ा शेयर आपका रिकॉर्ड लेबल रख लेता था। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सारे आर्टिस्ट
इसलिए इस जाल में क्यों फंस रहे हैं, इस चीज़ को स्मार्टली देखना ज़रूरी है। ज़्यादातर आर्टिस्ट को पता ही नहीं लगता कि आर्टिस्ट को मास्टर कुछ इस तरीके से डील करते हैं। आप एक इमेजिन करिए कि आर्टिस्ट हो, हमारा ही लेवल है जो आपको मिलेनियर और बिलियनियर बना सकता है। वो लेवल जाकर उनको क्लियर बोलते हैं और बोलते हैं कि ये डील साइन कर लीजिए, और रिकॉर्ड लेवल इस तरह से करते हैं कि डील साइन करवा लेते हैं, एक एल्बम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उस एल्बम की काफ़ी सारी सीडी सौंपी जाती है और उससे 2 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट होती है। उसके बाद गाना स्पॉटिफाई प्लेटफॉर्म पर चलाया जाता है, जहां से 2 करोड़ और मिलते हैं। उसके बाद उसके इधर उधर से और मिला के कुछ पैसे और जनरेट होते हैं। लेकिन उसको जो आर्टिस्ट होते हैं उनको मिलते कितने हैं? उनको कुछ नहीं मिलते, क्योंकि उनके 40,000 जो होते हैं वो होटल में 40,000 रेवेन्यू जनरेट होता है। उनके सॉन्ग गाने पर कुछ पैसे होते हैं जो उनके होटल वेटल जो घूमने फिरने का होता है 40,000 उसमें हो जाते हैं। लेकिन इसके आर्टिस्ट को मिलता कितना है? सिर्फ 15% आर्टिस्ट को मिलेगा। लेकिन ऐसा होता है कि उसके बाद वो लेवल आर्टिस्ट के कमाए गए पैसों में से कुछ खर्च है जो कि रिजेक्ट करते हैं। 4 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ, लेकिन रिकॉर्डर का 2,000 करोड़ रुपए आर्टिस्ट के जेब में से काट लिए जाते हैं, क्योंकि लेवल ही प्रमोशन एक्टिविटीज़ करते हैं। तो 30 लाख और काट लिया जाता है, और भी शूट की गई 20 लाख, और मतलब सब मिला के टोटल उनका जो जनरेट पैसा है वो सारा काट कूट के 60 लाख रुपए ही उन्हें उनके जेब में जाता है। 4 करोड़ का रेवेन्यू करने के बाद आपको सिर्फ 60 लाख रुपए जेब में जाता है, तो सोच सकते हैं कि वो आदमी कर्ज में डूबेगा कि नहीं। आर्टिस्ट के ऊपर 4 करोड़ का कर्ज बन जाता है, जिसको चुकाने के लिए वह उसी रिकॉर्डर लेबल के साथ फिर एक एल्बम को साइन करता है। उस एल्बम को बनाने के बाद उस पर और कर्ज पड़ जाता है, और यह चीज़ चलते चलते एल्बम का ऐसा मतलब चलता ही रहता है कि कर्ज बढ़ता जाए। फिर वो आर्टिस्ट को बस 2 ही चीज़ दिखती है, वो कर्ज में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि फेमस होने की। लेकिन ये सब बात दुनिया से छुपाई जाती है दोस्तों। सबको मालूम है कि फेमस सिंगर्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या क्या देखा है। एक ऐसी जर्नी कि जो रिकॉर्ड लेवल बच्चों का एक कंट्रीब्यूटर करते हैं, जिसमें 100 से 500 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं, सबको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उनमें से चुने जाते हैं 2 या 3 बच्चे। लेकिन उस सब बच्चों का खर्च, रहने का, उनको सिखाने उखाने का जितना भी खर्च होता है ये आर्टिस्ट देते हैं। वो आर्टिस्ट रिकॉर्ड लेवल नहीं देते हैं, वो उसको आर्टिस्ट को चुकाना पड़ता है, ताकि वह सारे के सारे इस लोन को जल्दी से जल्दी चुका सके। वो इसलिए वो गाने बनाते हैं, लेकिन वो हमेशा की तरह फिर और कर्ज में डूबते जाते हैं। ऐसा बहुत सारे केस देखे गए हैं जहाँ पर राइट्स हो, क्योंकि एक्चुअली में गाने को लिखा होता है उसको ना तो फिर मिलता, उसको कोई जानता भी नहीं है, और नहीं कोई उसको मतलब पता ही नहीं चलता है कि किसने ये गाना लिखा है। मुन्नी बदनाम हुई इस गाने में 100 करोड़ से भी ज़्यादा रेवेन्यू मिला था। ललित पंडित जिन्होंने इस गाने को कंपोज किया था, उन्हें इस गाने के लिए कोई पैसे नहीं मिले थे। इनफैक्ट आप में से किसी को ललित पंडित का नाम भी पता नहीं होगा। फिर भी आप चाहेंगे कि हम सब लोग अरिजीत सिंह को तो बहुत अच्छे से जानते हैं। इस गाने को कंपोज उनने किया था। मनोज मुंतशिर जिन्होंने एक्चुअली में यह गाना लिखा था, उनको इस गाने के लिए पैसे नहीं दिए गए थे। घर से दूर, इल्ज़ाम, बादशाह के यह दोनों गाने सुने होंगे, क्योंकि यह उनके इंडिपेंडेंस प्रोड्यूस सॉन्ग है। लेकिन वही दूसरी तरफ पानी पानी और जुगनू, यह गाना सबने सुना होगा, क्योंकि यह लेबल्स के बनाए गए गाने हैं, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और इसीलिए मजबूरन सभी आर्टिस्ट को इस लेवल के पास जाना ही पड़ता है, उनके साथ ही काम करना पड़ता है, क्योंकि आर्टिस्ट की जो व्यूज़ हैं इतनी ज़्यादा रीच नहीं है। वह लाखों करोड़ों लोगों तक अपना गाना पहुंचा नहीं सकते। रफ्तार वर्सेज एमिवे वाली सॉन्ग्स मूवी, रफ्तार ने एक ही वर्ष में ही जो आर्टिस्ट थे वह बहुत ज़्यादा
स्ट्रगल करते हैं, वह लोग उतने पैसे नहीं कमा पाते, इसलिए लेबल आर्टिस्ट होना एक इंडिपेंडेंस आर्टिस्ट होने से बेस्ट है। इसके बाद यह पूरी की कंट्रोवर्सी अभी चालू हो गया था कि स्टार्स वर्स राइट पूरी दुनिया में जो म्यूजिक इंडस्ट्रीज के अंदर रॉयल्टी कलेक्ट करने का जो गेम है वह पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पहले के टाइम पर यह 3 चीज़ें होती थी। नंबर 1 कंपोजिशन, परफॉर्मेंस, राइट्स। इसके अंदर उस पार्टी को लगाने के राइट्स और कंपोज को अच्छी खासी रॉयल्टी पर की जाती थी। मैकेनिकल लाइसेंस यानी कि उस गाने को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो लाइसेंस था वह डिस्ट्रीब्यूटर के पास होता था, ताकि यह डिस्ट्रीब्यूटर्स एक रिकॉर्ड लेबल सीडी बनाकर भेज पाए और रेडियो और टीवी शॉप पर इस गाने को चलवा पाए। और फिर साउंड रिकॉर्ड जिसका सारा कंट्रोल रिकॉर्ड लेबल रखते थे। बेसिकली रिकॉर्ड लेबल इस गाने को बनाकर डिस्ट्रीब्यूशन को दे देते थे, ताकि वह डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का गाना को प्रोड्यूस कर दे और हर जगह पहुंचा दे, हर प्लेटफॉर्म पर पहुंचाए। और इस टाइम तक यह डिस्ट्रीब्यूटर जो होते थे वह फेयरली कंपोज़र को भी पैसा ढंग से नहीं देते थे, और जो रिकॉर्ड लेबल थे उनको भी पैसा सही से नहीं देते थे। लेकिन एक टाइम के बाद रिकॉर्ड लेबल ने डिस्ट्रीब्यूटर को गेम से बाहर ही कर दिया। दोस्तों, म्यूजिक इंडस्ट्रीज की सबसे खौफनाक रियलिटी तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ माफिया भी है। थैंक यू दोस्तों, कुछ जानकारी आपको शॉर्टकट में मिली होगी, लेकिन आपको सच बताएं कि फिल्मी दुनिया जितनी ही चमक दमक लगती है, लेकिन उसके अंदर आप जाएं तो वो बहुत ही डरावनी है, बहुत ही मतलब परेशान करने वाली है। थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद।